discussing about the topic of chapter number 4, cell cycle. टॉपिक का नाम क्या है? मियोसिस. मियोसिस ये सेल डिवीजन की एक टाइप है. ये माइटोसिस की तरह नहीं है. कैसे? माइटोसिस में क्या होता था कि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता था और उसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद सेम होती थी. और ये माइटोसिस का प्रोसेस बॉडी के तमाम सेल्स में होता है सिवाय जर्म लाइन सेल्स के, सिवाय उन सेल्स के जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना है, सिवाय उनके बाकी बॉडी के तमाम सेल्स में माइटोसिस होती है. लेकिन हम तो मियोसिस पढ़ रहे हैं जी. वो सेल्स जो कि आगे जाके फ्यूचर में स्पर्म बनाते हैं या एग बनाते हैं, दे आर नोन एज जर्म लाइन सेल्स. उनमें माइटोसिस नहीं होती, बाकी सब बॉडी के सेल्स में माइटोसिस होती है. हम पढ़ रहे हैं मियोसिस. मियोसिस माइटोसिस की तरह नहीं है. मियोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं. कितने बनते हैं बेटा? 4 डॉटर सेल्स. माइटोसिस में कितने बनते थे? 2. अब ये जो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल्स के मुकाबले में हाफ होती है. उधर क्या होता था कि वहां पे पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद जो है वो क्या होती थी? सेम होती थी. मियोसिस में पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है? हाफ होती है. समझ आ गई बेटा? नहीं समझ आई? अब अगली बात जो है वो पेरेंट सेल जो है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद मुकम्मल है, हाफ नहीं है, डबल है, तो पेरेंट सेल को हम डिप्लॉइड सेल भी कहते हैं. पेरेंट सेल को डिप्लॉइड सेल भी कहते हैं. यानी कि इसमें क्रोमोसोम की क्या होता है? पेयर मौजूद होता है. सो इट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड सेल. जब उससे डॉटर सेल्स बनते हैं, उनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है, तो इन डॉटर सेल्स को हम हैप्लॉइड सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है? हाफ होती है. डॉटर सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज हैप्लॉइड सेल, कि उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है. डिप्लॉइड सेल को 2n से शो किया जाता है. n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें सेल के न्यूक्लियस में हर क्रोमोसोम का एक जोड़ा मौजूद है, वो सेल डिप्लॉइड सेल है. और डॉटर सेल्स को हम शो करते हैं 1n से. n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम. हर क्रोमोसोम एक सिंगल होगा, उसका पेयर मौजूद नहीं होगा. सो डॉटर सेल इज नेम्ड एज हैप्लॉइड सेल. ठीक है. अब क्वेश्चन आपसे पूछना था कि सर एक मियोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल कैसे बनते हैं? जी, सबसे पहले ये प्रोसेस मियोसिस का डिस्कवर किया था ऑस्कर हर्टविग ने. ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है. और आपको बताते चले ये वो प्रोसेस है जिसका रोल है बेटा किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. जो जानदार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो मियोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं. वो जानदार जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते उनमें मियोसिस भी नहीं होती. अब पेरेंट सेल है ये, हम कह रहे हैं, हम कहते हैं ये पेरेंट सेल किसका है? ह्यूमन का है. ह्यूमन के पेरेंट सेल को हम नाम क्या देते हैं? ये है जर्म लाइन सेल. यहाँ पे मैंने 2n लिखा है. 2 का मतलब है 2, n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम. हर क्रोमोसोम का क्या मौजूद है? जोड़ा मौजूद है. इसमें पेरेंट सेल में जो जर्म लाइन सेल अगर ये ह्यूमन का है, इसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयर की फॉर्म में होंगे. ह्यूमन के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, तो पेयर्स कितने होंगे बेटा? 23. कितने होंगे? 23 पेयर्स. 23 पेयर्स. जैसे ही ये पेरेंट सेल जिसको हमने जर्म लाइन सेल का नाम दिया और जिसको हमने 2n से रिप्रेजेंट किया, ये मियोसिस से गुजरता है. यहां पे हम लिखेंगे मियोसिस 1. मियोसिस 1 के नतीजे में एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल बनते हैं? 2. ये डॉटर सेल्स को मैंने लिखा है 1n. 1n से क्या मुराद है कि हर पेयर में से एक पेयर जो है, हर एक पेयर में से एक जो है वो एक सेल में जाता है. अगर ये पेयर थे, इसमें मौजूद थे, तो इनमें से एक डॉटर सेल में इसमें जाएगा और दूसरा इस डॉटर सेल में जाएगा. ठीक. तो अब ये क्या हो गया? हाफ हाफ हो गया. तो कितने हो गया? 23 पेयर नहीं रहे,
बल्कि क्या हो गया 23। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया 1n। n से मुराद ये है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम और सिंगल है, इसका पेयर नहीं है। नेक्स्ट है ये वाले सेल जिनके अंदर क्रोमोसोम अब हाफ ऑफ हो चुके हैं, अब ये फिर से कैसे गुजरेंगे मियोसिस 2 से। कौन से प्रोसेस से गुजरेंगे मियोसिस 2 से। मियोसिस 2 में ये सेल तकसीम होकर दो बनेंगे, ये भी तकसीम होकर दो बनेंगे। तो इसमें क्रोमोसोम कैसे होंगे फिर? क्रोमोसोम फिर यहाँ पे इस फॉर्म में होंगे बेटा। अब उनके सिस्टर क्रोमाटिड ये वाला, इसका एक इधर चला जाएगा, दूसरा जो है तो इसमें चला जाएगा। ठीक, इसका एक सिस्टर क्रोमाटिड इसमें होगा और एक सिस्टर क्रोमाटिड इसमें होगा, और ये भी क्रोमोसोम की तरह एक्ट करेगा। ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा? क्रोमोसोम की तरह। अब इनको भी हम क्या कहेंगे 1n है। सो ये डिप्लॉइड सेल बने, सॉरी डिप्लॉइड सेल थे पेरेंट सेल, और उनसे 1 2 3 4 डॉटर सेल बने। तमाम 4 डॉटर सेल्स क्या है? हैप्लॉइड है, उनमें क्रोमोसोम की तरफ हाफ है, और पेरेंट सेल्स क्या है? डिप्लॉइड है। तो हम मियोसिस को डिफाइन करते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो और पेरेंट सेल्स के मुकाबले में डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? मियोसिस। अब डिप्लॉइड सेल की डेफिनेशन है द सेल which contain pair of chromosome inside the nucleus। ये सेल है, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का पेयर है, इसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉइड सेल वो सेल जिसमें सिंगल क्रोमोसोम उसके न्यूक्लियस में, उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल। ये सेल है, न्यूक्लियस है, उसमें एक क्रोमोसोम मौजूद है, पेयर ऑफ नहीं रहा, दैट इज नोन एज हैप्लॉइड सेल। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मियोसिस। मियोसिस दो दफा होती है। कितनी टाइम होती है मियोसिस? मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 को दो फेज में डिवाइड किया जाता है, इंटरफेज एंड मियोटिक फेज। क्योंकि मियोसिस 1 है तो इसलिए इंटरफेज 1 मियोटिक फेज 1। ये मियोसिस 2 होगी, इसमें इंटरफेज 2 और मियोटिक फेज 2 होगी। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले मियोसिस 1 का इंटरफेज क्या है। इंटरफेज में हमने पढ़ा था कि G1 फेज, S फेज और G2 फेज होते हैं। अब वो G1 फेज को मैं रिपीट नहीं करूंगा कि उसके अंदर प्रोटीन बनती है, उसमें ऑर्गेनेलिस डबल होती है, सेल का साइज बड़ा हो जाता है। एस फेज में क्या होता था? सिंथेसिस, डीएनए क्या होता था? डुप्लीकेट होता था। डीएनए अपनी डुप्लीकेशन करता था, और डीएनए डुप्लीकेशन करता था तो क्रोमेटिन जो है वो क्या हो जाता था? डुप्लीकेट हो जाता था। एस फेज में ये हो इंटरफेज। नेक्स्ट है बेटा इंटरफेज को अगर हम पढ़ें, फिर उसके बाद क्या है? मियोटिक फेज। मियोटिक फेज जो है हमने पढ़ी, तो मियोटिक फेज के अंदर कितने फेजेस हैं? आगे दो स्टेप्स हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। Karyokinesis division of the nucleus, cytokinesis is the division of cytoplasm। न्यूक्लियस की डिवीजन के फिर कितने मराहल हैं? 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। हमने सब के साथ 1 1 लिखा कि ये प्रोफेज 1 के, सॉरी मियोसिस 1 के जो है वो क्या है? मराहल। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोफेज 1 में क्या होता है। यहाँ पे आपको एमसीक्यू बताते चले कि ये जो प्रोफेज 1 है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इसका बेटा लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस या कैरियोकाइनेसिस। फिर उसके बाद इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये आपने याद करना है। पहले क्या होगा, यहां पे जो इसको मैं लिख देता हूं, साइनेप्सिस होगी पहले, फिर उसके बाद क्या मेटा फॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगी, फिर उसके बाद जो है वो होगा बेटा न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये स्टेप मैं लिखता हूं, फिर पिक्टोरियल व्यू में समझाता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? होमोलोगस साइनेप्सिस। फिर दूसरा स्टेप कौन सा होगा बेटा? क्लास्मेटा फॉर्मेशन। फिर क्या होगा बेटा? क्रॉसिंग ओवर। फिर उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियोलस प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डिसअपीयर। फिर उसके बाद क्या होगा? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर
प्रोफेज 1 को पिक्टोरियल व्यू में हम बताते हैं। पहले हमने बात प्रोफेज 1 में हमने कहा था कि क्या होगा कि यहाँ पे क्रोमाटिन जो है ये भी एक आपने सबसे पहला स्टेप ऐड करना है प्रोफेज 1 के अंदर कि क्रोमाटिन जो है वो फोल्ड होकर और थिक होकर किस में चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू क्रोमोसोम। क्रोमाटिन किस में चेंज हो जाएगा बेटा, क्रोमोसोम। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये कंडेंस और फोल्ड जब होएगा वाइड अप होएगा तो फिर किस में चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू क्रोमोसोम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, साइनेप्सिस का प्रोसेस। साइनेप्सिस क्या है, साइनेप्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिमिलर क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं। प्रोसेस जिसमें सिमिलर जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। दैट इज नोन एज साइनेप्सिस। एक जैसे क्रोमोसोम जिनका जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन है सेम होगी। मिसाल के तौर पर ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है इनकी देखें सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम है। इसके सेंट्रोमेयर को देखें, इसके सेंट्रोमेयर की क्या पोजीशन सेम है इनकी, नहीं है। ये पेयरिंग एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे। तो जो जिनके सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम होगी वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, पेयर करेंगे। सिमिलर क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम भी बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम जिनके सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्या है, सेम है, दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। जिनका साइज एक है, दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरा स्टेप क्या होगा, साइनेप्सिस। इसमें सिमिलर क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाता है। दिस इज नोन एज साइनेप्सिस। पेयर बनाते, पहले एक इधर था वो एक वहां पे था, अब उन्होंने क्या बना दी, पेयरिंग कर ली। दैट इज नोन एज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस से अगला प्रोसेस कौन सा है बेटा, क्या मेटा फॉर्मेशन। क्या मेटा फॉर्मेशन क्या है, ये ऐसा प्रोसेस, ये होमोलोगस क्रोमोसोम सोम के जो क्रोमाटिड्स होते हैं, ठीक है, सम पॉइंट पे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बेटा, अटैच होते हैं, अटैच विद ईच अदर एट सम पॉइंट। दिस इज नोन एज क्या, मेटा फॉर्मेशन। अब इसको पिक्टोरियल व्यू में कैसे बता सकते हैं, ये क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम। अब ये सिनैप्सिस तो हो गई, पेयरिंग तो हो गई, लेकिन क्या करेंगे आप, ये किसी ऐसे किसी ना किसी पॉइंट पे अटैच होंगे किसी ना किसी जगह पे। अब ये वाला जो है इसके साथ अटैच हो गया, ये वाला किसी पॉइंट पर अटैच हो गया। क्या मेटा फॉर्मेशन क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड्स होते हैं, कौन से क्रोमाटिड, या आप लिख लें बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज क्या, मेटा फॉर्मेशन। ठीक है बेटा। अब दूसरा स्टेप क्या हुआ, क्या, मेटा फॉर्मेशन। तीसरा जो स्टेप है दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। अब अगला स्टेप पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एक्सचेंज होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स
between non-sister chromatid. Non-sister chromatids are homologous. ये डेफिनेशन आती है बेटा फैमिली कोड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या डिफरेंस है। ये देखिए बेटा, वो क्रोमेटिड जो एक सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है, दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये और ये क्रोमेटिड है आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये क्रोमेटिड इस सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है, ये क्रोमेटिड इस सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब क्या होगा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जहां पे क्या मेटा बना था वहां पे अपने सेगमेंट्स को क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। मसलन कि ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे क्या मेटा बना, ये अब यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच है। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे? अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे। ये वाला पोर्शन जो है वो इधर चला जाएगा, और ये वाला पोर्शन इधर आएगा। दैट इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने क्या करते हैं? जहां पे क्या मेटा बना था वहां पे अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर देते हैं। दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। जी बेटा, ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले क्या मेटा बनता है, फिर ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज ना हो तो हम एक ही वालिदैन के जो मुख्तलिफ बच्चे हों वो एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। वालिदैन सेम है लेकिन उनके बच्चे जो पैदा होते हैं, 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, उनके अंदर आपस में कैरेक्टर्स में, ट्रेड्स में क्या होता है? डिफरेंसेस होते हैं। शक्ल और सूरत में क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं। सर लेकिन क्यों होता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। जी, एनिमल्स में कैसे? बिल्ली उसका बच्चा है वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे और बिल्कुल कॉपी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं कैरेक्टर में, शक्ल में बेसिक सिमिलरिटी हो, कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं। और सर जब ट्विन होते हैं तो तब तो हां, ट्विन्स में एक और फिनोमेना, ट्विन्स का फिनोमेना होता है। जी, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होती वहां दोनों की नेचर भी बच्चों की सेम होगी। जी बेटा, यानी कि जहां क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होगी तो मियोसिस ही नहीं हुई वहां पे। मियोसिस में तो क्रॉसिंग ओवर जरूरी है। बेटा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर जरूर होगी। वो ट्विन्स की अगर बात कर रहे हैं, वो अलग टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, क्रॉसिंग ओवर में यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है बेटा, दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है सेल का जो न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। हमने ये सेल बनाते हैं बेटा, ठीक है, और सेल का ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या हो चुकी? ब्रेक हो चुकी। सेंटर में न्यूक्लियोलस था वो डिसअपीयर हो गया बेटा। तो अब कंडीशंस क्या है कि कंडीशन जो है वो इस तरह की है। हो गया बेटा? चलिए ठीक है, हम मेटाफेज पढ़ रहे हैं। मेटाफेज 1 में क्या होता है कि जो
क्रोमोसोम होते हैं या बाइवेलेंट्स होते हैं वो आपको अरेंज होते हैं इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर। हम ये सेल बना रहे हैं और इस सेल में जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वो सेल का सेंटर होता है। अब ये जो सेल का सेंटर है यहाँ पे क्या होते हैं कि जो बाइवेलेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। Bivalents align at the equatorial region। फिर उसके बाद जब ये अलाइन होते हैं तो यहाँ पे साइडों पे मौजूद जो सेंट्रियोल होता है, ठीक है, इससे जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, यहाँ से इस पोल से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर पेयर के इस सेंट्रियोल से निकलने वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो पेयर के इस मेंबर के साथ अटैच होंगे और दूसरी साइड पे दूसरी पोल पे जो सेंट्रियोल है उससे निकलने वाले जो स्पिंडल फाइबर हैं वो पेयर के दूसरे मेंबर के साथ जुड़ेंगे। अब इसी तरह इस सेंट्रियोल से निकलने वाला जो स्पिंडल फाइबर है वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक मेंबर के साथ जुड़ेंगे और दूसरा जो उसका मेंबर है वो दूसरे पोल से आने वाले स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ेगा और इसी तरह इस सेंट्रियोल से निकलने वाला स्पिंडल फाइबर इस पेयर में से एक मेंबर के साथ जुड़ेगा और दूसरा मेंबर जो है इसका दूसरे पोल से आने वाले स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो बाइवेलेंट एक सेंट्रियोल से आने वाले स्पिंडल फाइबर से जुड़ेंगे और दूसरे जो है वो पेयर का मेंबर जो है वो दूसरी साइड से आने वाले स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है मेटाफेज में होता है कि इक्वेटोरियल रीजन में जो बाइवेलेंट्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद ये जो है इसको सेंट्रियोल कहते हैं। ये जो सेंट्रियोल है यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर पेयर में से एक मेंबर के साथ जुड़ते हैं, दूसरा मेंबर दूसरे पोल से आने वाले स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ता है। तो दिस इज द मेटाफेज स्टेज। अब इसमें दो तरह के स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। वन इज नोन एज काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर और दूसरे होते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। इनमें क्या डिफरेंस होता है? स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर के साइड पे ये क्या मौजूद होती है, एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। इसी के साथ स्पिंडल फाइबर्स आके जुड़ते हैं। ठीक है, वो स्पिंडल फाइबर जो इस काइनेटोकोर के साथ आके जुड़ते हैं दे आर नोन एज काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, और वो स्पिंडल फाइबर जो इसके साथ नहीं जुड़ सकते दे आर नोन एज नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। तो दो तरह के स्पिंडल फाइबर इस मेटाफेज में वजूद में आते हैं। नेक्स्ट है मेटाफेज के आगे बेटा एनाफेज। एनाफेज 1 इसका दूसरा नाम है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन इसमें क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाते हैं, इसी फेज में हाफ हाफ हो जाते हैं, अपने अपोजिट पोल्स में जो है वो चले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो स्पिंडल फाइबर जो पेयर के एक मेंबर के साथ जुड़े हुए हैं वो क्या होंगे, कंट्रैक्ट होंगे। किसकी तरफ कंट्रैक्ट करेंगे? टुवर्ड्स इट्स रिस्पेक्टिव सेंट्रियोल्स, टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव सेंट्रियोल, अपने ही सेंट्रियोल की तरफ कंट्रैक्ट होंगे जहां से वो निकले। ठीक है जी, अगर हम इसको ड्रा करें, ये सेल है और यहां पे
ये सेंट्रियोल है, इनसे स्पिंडल फाइबर निकले थे। अब ये जो स्पिंडल फाइबर होंगे कंट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स इट सेंट्रियोल, कंट्रैक्ट होंगे पेयर के एक मेंबर को अपनी तरफ ले जाएंगे। तो इट मींस दैट जो पेयर्स हैं उनके मेंबर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, किसके अंदर, एनाफेज के अंदर। एनाफेज के अंदर जो पेयर्स के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट होंगे। दैट इज नेम्ड एज एनाफेज 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फेज है दैट इज नोन एज टेलोफेज 1। टेलोफेज जो है आपको बताते चले, इट इज अपोजिट ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज का अपोजिट है, ठीक है। कैसे अपोजिट है कि प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। इसमें जो क्रोमोसोम होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और क्रोमोसोम जो है वो इस तरह की स्ट्रक्चर है। तो यहां पे क्रोमोसोम किस में चेंज हो जाएगा, इनटू द क्रोमेटिन। टेलोफेज के अंदर सिर्फ ये नहीं होगा बल्कि ये भी होगा कि उसमें न्यूक्लियर डेवलप भी बनेगा और न्यूक्लियर रस भी जो है वो क्या होंगे, अपीयर होंगे। फिर अगला काम क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, फॉर्मेशन होगी और फिर उसके बाद न्यूक्लियोलस भी बनेगा, न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन की होगी। ठीक है बेटा, अब हम इसी को ड्रा करते हैं पिक्टोरियल व्यू में टेलोफेज को बेटा। अब यहाँ पे ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो फिर सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी क्या बनेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर सेंटर में क्या अपीयर होगा, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस है वो सेंटर में अपीयर हो जाएगा और ये जो क्रोमोसोम है और ये किस में चेंज हो जाएंगे, इनटू द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमेटिन। into the chromatin, that is the telophase 1। telophase 1 के बाद क्या होगा बेटा, नेक्स्ट प्रोसेस होगा that is known as cytokinesis। cytokinesis क्या होता है, ये कंडीशन जो है वो बनी थी टेलोफेज 1 ऑफ मियोसिस में। टेलोफेज 1 ऑफ मियोसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस बेटा। हम इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस 1। क्यों बोलेंगे, बिकॉज इट इज द टाइप ऑफ मियोसिस 1। meiosis 1 की phase है, sorry, it is the kind of the meiosis 1। या हम इसको बोलेंगे it is the sorry मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि meiosis, इसमें हम इसको हमने cytokinesis क्यों लिखा है, because it is the phase of meiosis 1। तो cytokinesis क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंट वे में होती है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंट वे में होती है। एनिमल सेल में क्या बनती थी, सेंटर में आप पढ़ चुके हैं बेटा, क्लीवेज फरो। और प्लांट सेल में क्या बनता था बेटा, फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट बनता था और फिर उसके बाद एक सेल जो है वो दो सेल में तकसीम हो जाता था। अब हम इसको इस तरह से ड्रा करते हैं। ये क्या एनिमल सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है। अब ये सेंटर में जहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी, ठीक है जी, वहां पे क्या बनती है, फरो डेवलप होती है। एक फरो डेवलप होती है और वो क्या करती है,
इस सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इससे कितने सेल बन गए? दो सेल, और इन दो सेल्स का अपना अपना न्यूक्लियस है, और उसमें जो क्रोमोसोम की तादाद है वो क्या है? हाफ है। दैट इज नोन एज हैप्लॉइड सेल या डॉटर सेल। ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो गई है, दैट इज नोन एज हैप्लॉइड सेल। अब फ्रैगमोप्लास्ट जो है वो कैसे बनती थी वो भी आप पढ़ चुके हैं बेटा। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस टू। मियोसिस नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा मियोसिस टू। जी बेटा, इससे रिलेटेड एमसीक्यू बन सकता है। मियोसिस टू को हम दूसरा नाम माइटोसिस भी बोलते हैं। मियोसिस टू को माइटोसिस भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? इसकी जस्टिफिकेशन दें बेटा। क्योंकि माइटोसिस आप पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, और पेरेंट सेल और डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है बेटा? सेम होते हैं। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? माइटोसिस। जी बेटा, क्या हम मियोसिस टू को माइटोसिस कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो कैसे? जी बेटा, इसकी हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। मियोसिस वन के बाद जो सेल थे उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए थे? 23 हो गए थे। कितने हो गए थे बेटा? 23। हाफ हाफ हो गए। और वो क्रोमोसोम किस फॉर्म में थे? वो क्रोमोसोम इस फॉर्म में थे। पेयर का एक मेंबर एक सेल में गया था, दूसरा मेंबर दूसरे सेल में गया था। अब ये सेल जब मियोसिस टू से गुजरेगा तो इसके नतीजे में कितने सेल बनेंगे? दो। जब ये मियोसिस टू से गुजरेगा इसके नतीजे में कितने सेल बनेंगे? दो। इनके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी? 23 होगी। ठीक है, लेकिन वो क्रोमोसोम किस फॉर्म में होंगे? वो क्रोमोसोम इस फॉर्म में होंगे 23। वहां यहां पे सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो गए। एक से क्रोमेटिड एक सेल में चला गया, दूसरा दूसरे सेल में चला गया। तो देखेंगे हम इस मियोसिस टू को माइटोसिस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पेरेंट सेल में भी क्रोमोसोम की तादाद क्या है? 23 है, और डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम की तादाद क्या है? 23 है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो? सेम हो, तो वो क्या कहलाता है? माइटोसिस। तो इसलिए मियोसिस टू को माइटोसिस भी कहा जाता है। और इस मियोसिस टू के जो फेजेस हैं, इंटरफेज और मियोटिक फेज टू, वो दोनों क्या है बेटा? सेम है। सॉरी, वो इस तरह से है जिस तरह के माइटोसिस की फेजेस है। इंटरफेज में हम इंटरफेज 2 पढ़ते हैं। मियोसिस 2 की फेज इंटरफेज 2। इंटरफेज 2 में क्या आता था? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, G1 फेज में क्या होता था ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। G1 फेज में प्रोटीन की डुप्लीकेशन होती थी। जो ऑर्गेनेलिज है सेल के अंदर उनकी डुप्लीकेशन होती थी। ठीक है जी। तो इससे इनकी डुप्लीकेशन की वजह से सेल साइज क्या हो जाता था? इंक्रीज हो जाता था। तो यहां पे भी ऐसे होगा कि जो सेल मियोसिस 1 के नतीजे में जो है वो बना है, वो मियोसिस 2 के इंटरफेज में
G1 फेज में जब गुजरेगा तो उसमें प्रोटीन की तादाद डुप्लीकेट हो जाएगी, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो जाएंगी। इनके डुप्लीकेशन होने की वजह से सेल का साइज क्या हो जाएगा, में आ जाएगा, दैट इज अकर इन द फेज नोन एज एस फेज। फिर उसके बाद है G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा बेटा, G2 फेज के अंदर स्पिंडल फाइबर के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर होगी, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में जो प्रोटीन रिक्वायर होगी वो बनेगी। ये हो गया इंटरफेज 2। और फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा मियोटिक फेज 2। मियोटिक फेज 2 के दो मराहिल हैं बेटा, वन इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस and other is known as cytokinesis. Karyokinesis is known as division of the nucleus and karyokinesis is known as division of the cytoplasm. Karyokinesis के फिर वो स्टेप है, one is prophase, other is metaphase, other is anaphase and fourth one is telophase. प्रोफेज में क्या होगा कि इसमें भी वही प्रोसेस होंगे जो कि माइटोसिस का प्रोफेज होगा, बिल्कुल ऐसा ही प्रोफेज होगा। मेटाफेज, एनाफेज और क्या होगा, टेलोफेज। टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में और तरह से होगी और प्लांट सेल में और तरह से होगी। कैसे कि एनिमल सेल में क्लीवेज फलो बनेगी और प्लांट सेल में क्या बनेगी, फ्रेगमोप्लास्ट। तो इसके नतीजे में जो सेल बनेंगे वो इस तरह के सेल्स होंगे जिनके सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो गए और इसी के बाद जो है वो मियोसिस क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी और 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे।